अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। यकीन मानिए, जब हम देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज को जो ऑल टाइम 100,000 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस करके अब तो खैर 1,05,000, 6,000, 8,000 पे इंडेक्स जो है वो भागता चला जा रहा है, दौड़ता चला जा रहा है, तो फिर यकीनन ऐसा लगता है कि शायद मुल्क जो है वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। बहरहाल स्टॉक एक्सचेंज एक अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट कम हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, सूरत हाल जो हमारी मईशत की है वो यकीनी तौर से बेहतरी की जानिब गामज़न है। या कम अज़ कम एक साल पहले जो हम बात कर रहे थे जनाब कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी डिफ़ॉल्ट होने जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस फेज़ से हम बहुत बेहतर तौर पर बाहर आ चुके हैं। इन्फ्लेशन के नंबर्स आपके सामने, इसका मतलब है कि हमें फोकस करना चाहिए, हमें डिस्कस करना चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी को। हर चीज़ इतनी ख़राब नहीं है जितनी इस पॉलिटिकल ये जो पोलराइजेशन है और सियासी इंतशार है, इसकी वजह से उस लेंस से जब हम देखते हैं तो हमको हर चीज़ बुरी लगती है, इंतहाई डरावनी लगती है, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। हमेशा हम मुल्क की मईशत को भी डिस्कस करते हैं और मुख्तलिफ सेक्टर जो सेक्टर्स हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं, लाइक बैंकिंग के हवाले से बात कर लें और इंश्योरेंस के हवाले से बात कर लें। तो आज ज़रा थोड़ा सा इंश्योरेंस में ही कुछ और चीज़ें हम देखना चाहेंगे, क्योंकि मसला यह है कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो बड़ी फ्लरिश कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में आलम यह है कि हमारा जो इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है हमारी जीडीपी के अंदर, प्रीमियम वाइज जो कंट्रीब्यूशन है वो 1% से भी कम है, जो आपके जीडीपी का होता है उससे 1% से भी कम है। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर इंश्योरेंस कहीं पर ले भी ली जाए तो उसमें अगर किसी हादसे की सूरत में या फिर वो जो टर्म एक पूरी थी 20 साल की, 15 साल की, वो मुद्दत पूरी होने के बाद जब क्लेम की अदायगी का वक्त आता है तो तब सबसे बड़ा मसला होता है, क्योंकि जो इंश्योरेंस क्लेम का हसूल है वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है, इतना पेचीदा होता है पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें बड़ा डिस्करेज करती हैं इस निज़ाम को। लेकिन ऐसे में हर सरकारी महकमे में एक हम देखते हैं कि एक मुतसिब का भी इदारा होता है, ऑफिस होता है, जो पर्टिनेंट उन चीज़ों को डिस्कस करता है और उन जो मसाइल हैं, चाहे वो बैंकिंग के हवाले से हों, चाहे वो हरासगी के हवाले से हों, चाहे वो इंश्योरेंस के हवाले से हों, तो वहाँ पर जो मुतसिब का इदारा होता है वो इनकी शिकायत का अजाला करता है। तो आज ज़रा इसी चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुबशिर नईम सिद्दीकी, जो कि डायरेक्टर जनरल की इंश्योरेंस मुतसिब। बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो पाकिस्तान में इंश्योरेंस कल्चर नहीं है, और जो है रहा साहब वो लोगों ने बिगाड़ दिया है। उसमें इतनी पेचीदगियां हैं, हर कोई बंदा और कमल जो मैं उसके ऊपर भी आऊँगा ज़रा, क्योंकि बात सारी शुरू होती है कि आपकी जो सेल्स टीम है वो वादे कुछ और करती है, एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट जो है वो लोगों को अगले 20 साल तक के लिए जो है वो बेची जा रही होती है एक ख्वाब दिखा के, लेकिन रियलिटी मुख्तलिफ होती है। क्यों हम पीछे रह गए इंश्योरेंस सेक्टर में इतना? जी, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया एक ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भी, और उसको जिस तरीके से आपने इकोनॉमी से जोड़ा है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से जोड़ा है। बेसिकली हमारे यहाँ जो आपके इंट्रो से ही एक दो लफ्ज़ मैं लूँगा कि एक जो मार्केटिंग है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की और जो सेल्स पॉइंट हैं, ये सेल पॉइंट और मार्केटिंग ये दोनों यहाँ पे उस लेवल की नहीं है जहाँ पे आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। शुरू से अगर आप 10-15 साल पहले तक चले जाए तो जनरली क्या होता था कि आप बात यहाँ से शुरू कर रहे होते थे कि अगर आप मर गए तो एग्जैक्टली अब जब यहाँ धमका के ये एक बैड मार्केटिंग यहाँ से शुरू हो रही है। यहाँ से जब बात शुरू होती है तो ऑटोमेटिकली बंदा एक कदम पीछे हो जाता है कि मैं क्यों मर गया या क्या होगा उसके बाद ऐसा। तो ये चीज़ जो है ना, ये अभी मॉडर्न टाइम्स में थोड़ा सा चेंज हुई है। अगर आप पिछले 5-7 साल की मार्केटिंग या जो इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो सेल्स पॉइंट हैं इधर अगर इनको लिया जाए तो इन चीज़ों के बदले इन्होंने वो जो आपकी बात है एक ख़ास ख्वाब दिखाना शुरू किया कि अगर आप जी गए तो। अब मरने और जीने के दरमियान ये जो ख़ास फ़र्क है, इधर से ये चीज़ें अब कुछ बेहतरी भी हुई है। अगर ये आज से 15 साल पहले 0.5-0.45% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हमारा था, तो अभी 0.86 और 0.9 के दरमियान हमारा जीडीपी का
कंट्रीब्यूशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री का हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरी होगी आगे, और इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी आई हैं मिसाल के तौर पे, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। बैंक का इंश्योरेंस प्रोडक्ट से इस इंडस्ट्री को खास तौर पे बहुत बड़े मसाइल आ रहे हैं। लाइफ इंडस्ट्री, हाँ, जो बैंक इंश्योरेंस इस वक्त आ रही हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि बैंक खुद एजेंट बने हुए वहां पे, और वो उधर उधर भी बड़ा बुरा हाल है। ये मुझे बताइए कि आपका जो इदारा है जो इंश्योरेंस मुहतसिब, उसका क्या किरदार है, क्या काम है? आप इसके ऊपर आ जाते हैं। मसाइल तो बहुत सारे, उनके हल की तरफ आते हैं। मुहतसिब का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि ये एक पीपल्स चेयर है, पीपल्स एडवोकेट के तौर पे इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है कि ये मुहतसिब के इदारे जो ओम्बड्समैन के इदारे हैं वो काम करते हैं। पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे 5 इदारे हैं। एक गवर्नमेंट सेक्टर को देखता है, वो है वफाकी मुहतसिब का इदारा, फिर हमारा इंश्योरेंस मुहतसिब है, बैंकिंग मुहतसिब है, टैक्स मुहतसिब है, और एक वुमेन हैरेसमेंट के अगेंस्ट जो वर्क प्लेस पे वुमेन हैरेसमेंट के अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट्स ली जाती है। हमारा इदारा इंश्योरेंस मुहतसिब जो फेडरल इंश्योरेंस मुहतसिब है, वो बेसिकली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है और उसमें जो क्लेम्स के हवाले से ख़ास तौर पर एट द टाइम ऑफ सेलिंग दोज पॉलिसी, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग दोज पॉलिसीज, जब वहाँ मिसरिप्रेजेंटेशन हुई फ्रॉम बोथ द साइड्स, जैसे बुलंदबांग दावों के साथ एजेंट ये बताता है कि आज आप ये 1 लाख रुपए पर ईयर दें और 10 साल तक दें तो आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना में ऐसे मिल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि जहां इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेची जा रही है, उसको इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बता के बेचा जा रहा है। ठीक। और इंश्योरेंस पॉलिसी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है वो अकरेंस ऑफ इवेंट पे मुनहसर है। बिल्कुल। कि अगर वो मर गया तो, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो, उस चीज़ को एक्चुअल नहीं बताया जाता है और वहाँ पे मिस सेलिंग, मिस रिप्रेजेंटेशन होती है। इसकी वजह से बहुत बड़े इश्यूज हैं। नहीं, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो हो गया, क्योंकि बाद में ये होता है वो भी अपने हाथ खड़े कर लेता है। इंश्योरेंस कंपनी भी कहती है कि जनाब ये 75 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट था, वो आपने आंख बंद करके साइन किया। जी। एक वक्त में एक इंश्योरेंस जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, आपके उससे इतने अच्छे टर्म्स हैं कि आप अगले 20 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 20 साल में आपने प्रीमियम देना है। लेट्स से मैं एक टर्म इंश्योरेंस अगर उसके ऊपर रख दूं, और दूसरी तरफ जो है वो ब्लाइंडली सारे डॉक्यूमेंट जो है वो साइन कर रहा है। फंसता वो उस वक्त है कि जब वो क्लेम की जनाब उसमें ये टर्म राइडर शामिल था, ये नहीं था, इसमें ये क्लॉज थी या ये नहीं थी, ये सारी चीज़ें। तो आप क्या जो सबसे ये खैर आपसे तो इसके जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो उनकी सेल्स टीम है, वो अप टू जो उनकी एडवोकेट एक समझ लें कि जो प्रोफेशनल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, वो नहीं है। और वहाँ क्या होता है कि जनाब एक प्रीमियम के ऊपर 40%, 50% कमीशन होता है। ठीक है, एक सेल्स रैप से लेकर एक एरिया मैनेजर तक। तो अब लोग जो है, आधे से ज्यादा लोग इसीलिए सेल्स टीम ज्वाइन कर लेते हैं कि उनको जबरदस्त, और ये रेफरल बिजनेस है, एक दूसरे से रेफरल। तो हमारी यहाँ जो है ना, मेरे ख्याल से इसकी रॉन्ग एट वेरी बिगनिंग है, इसकी बुनियाद ही गलत रखी गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जहाँ आपने अभी 75 पेजेस का या 70 पेजेस का फॉर्म कहा, मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा इस पूरे सिस्टम में यह है कि इसमें ख़ास तौर पे कम से कम 8-10 पेजेस ऐसे होते हैं जिनको सही तरीके से उसको पुर करना चाहिए। ऐसा ना हो उस एजेंट को भी नहीं पता होगा, उस एजेंट को भी नहीं पता होगा। अगर आप अपनी फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो तो मिस सेलिंग कर रहा है, अगर एजेंट मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आपको अगर कोई बीमारी है और वो बोल रहा है कि आप इस पर नो लिख दें, तो आप उस पर उसको कहिए कि मैं ठीक है थोड़ा बहुत प्रीमियम ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ, आप इस पर यस कर दें। किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किसी को किडनी की कोई दवाई ले रहा है। और अमूमन होता क्या है कि जनाब आपने वो क्लेम लिया, उसके बाद आपको वो उस बीमारी के लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस में जाएं, जनाब आपकी हिस्ट्री तो ये 10 साल की है हमारे, आपके पास कह रही है, आपकी जो ट्रीटमेंट है 10 साल का कह रहा है, 2 दिन पहले आपने डिजीज के हवाले से फिर वो क्लेम्स जो हैं वो रिपीडिएट होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, और फिर लोग हमारे पास आते हैं। वहाँ तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जाहिर बात है। देखिए, मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट है, ये दोनों लोगों ने साइन किया हुआ है, और ख़ास तौर पे वो 2-3 पेजेस जहां वो अपनी हिस्ट्री बता रहा है, मेडिकल हिस्ट्री बता रहा है, वहां तो खास तौर पे उसको बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। तो ज्यादा रेशो किस में है, हेल्थ में है, मेडिकल में है, या आपकी सबसे ज्यादा लाइफ में है? देखिए, सबसे ज्यादा लाइफ में है। अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो 2 ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक जनरल इंश्योरेंस, लाइफ में सबसे ज्यादा बैंक का इंश्योरेंस है, क्योंकि बैंक डेथ से जब पॉलिसी बिक रही है तो बैंक एज कॉर्पोरेट इंश्योरेंस एजेंट, दे आर नॉट ट्रेन टू सेल दैट इंश्योरेंस पॉलिसी। अब वहाँ से सेल, और जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि वो वहाँ पे कमीशन है, 40-50% कमीशन है, वहाँ पे मिस सेलिंग, मिस रिप्रेजेंटेशन बैंक डेस्क से होती है,
उसको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। देखें, ये प्रिवेंशन सबसे पहले ज़रूरी है। मैं और आप आज यहाँ बैठे हुए हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने इदारे की एक अवेयरनेस क्रिएट कर दूँ कि हमारा इदारा है और यहाँ पे आएँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी किस्म का कोई आपको क्लेम में नहीं, तो क्या अगर इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल मिसाल के तौर पे इंडिविजुअल है, उसको प्रॉब्लम है, तो वो आपको कैसे अप्रोच करेगा? दूसरा ये कि एक लंबा चौड़ा वकील करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वकील तो मुहतसिब के इदारों में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और ये एक ऐसा फोरम है कि जहाँ हम खुद वकील के तौर पे क्लाइंट के लिए, जो कस्टमर है, जो कंप्लेनेंट है, जो दाद रसी के लिए आता है, जो साइल, उसकी कोशिश करते हैं कि उसकी हम खुद हेल्प करें। किसी वकील की उसको ज़रूरत नहीं है। हमारा अपना इंश्योरेंस पॉलिसी रिलेटेड अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, हमारी अपनी हेल्पलाइन है 1082। हमारी हेल्पलाइन, उस नंबर पे, उस 1082 पे सुबह 9 से 5 तक हमारे नुमाइंदे बैठे होते हैं जो रहनुमाई कर रहे होते हैं। हमारी ऑनलाइन कंप्लेंट, हमारी वेबसाइट है fio.gov.pk, उस पे ऑनलाइन कंप्लेंट कर दें, या हमारे मुख्तलिफ शहरों में वहाँ जाके हमारी वेबसाइट पे तमाम एड्रेसेस हैं, वहाँ जाके पुटअप करें। जी, आप 1 पेजर सिर्फ दे दीजिए, एक एप्लीकेशन किसी वकील की, उसके ऊपर एक कार्रवाई होती है। और एसेंस ऑफ लॉ जो है, हमें जो अलाउ है वो मैक्सिमम 60 डेज के अंदर अंदर उसको इंसाफ की फरहमी करना हमारा फर्ज है। मतलब वो कानून हमें अच्छा, विदिन 60 डेज उसका ऑर्डर एक या दो तो मोस्टली क्या होता है इसमें? आउटसाइड, मैं कोर्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हल हो जाते हैं? ये क्या होता है? मुतसिब का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ना, वो है एमिकेबल सेटलमेंट। एमिकेबली दोनों को एक विन विन पोजीशन पे आप ले आइए, कंपनी एंड द क्लाइंट। यहाँ अगर मिसाल के तौर पे वो बोल रहा है नहीं मुझे 10 लाख रुपए मिलने चाहिए, कंपनी बोल रही है इसके 6 लाख बन रहे हैं, तो कहीं भी ऐसी जगह विन विन पोजीशन पे दोनों को ले आया जाए, जहाँ एमिकेबली आर्बिट्रली उन दोनों को विन विन पोजीशन पे एक ख़ास अमाउंट पे तय हो जाता है। उन लोगों की दोनों की मर्जी है, कंसेंट लेके और उसके ऊपर हम ऑर्डर कर देते हैं। ऑन एवरेज कितने आपने डिस्पोज ऑफ किए होंगे इस तरह से जो सेटलमेंट हैं? कुछ 96% एमिकेबल सेटलमेंट होते हैं। बहुत थोड़े ऐसे तरफ जाते हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ जो की तरफ हम जाते हैं। हाँ, स्पीकिंग ऑर्डर्स जहाँ पे आ जाएं। अच्छा। ऐसा कभी नहीं होता कि मैक्सिमम साइड स्पीकिंग ऑर्डर चले जाएं। कंपनीज भी इसमें चीज़ों को समझ रही होती हैं। तो इसका बुनियादी वजह क्या? आप 90-95% सेटलमेंट रहती है, क्यों? इसलिए कैसे, मतलब वो डंडा क्या है, ये मुझे बताइए। वो आते, देखिए हम तो कानून की बात करते हैं ना, और उस चीज़ को, ये चीज़ कानून से और कागज़ों से साबित करते हैं कि कंपनी गलत थी, या मिसाल के तौर पे सिर्फ कंपनी ही गलत नहीं होती। एक बंदा है जिसको डिक्लेयर हो गया खुदा न खास्ता एक जानलेवा बीमारी, कोई भी बीमारी आप ले लीजिए, और उसके 2 महीने बाद वो कोई पॉलिसी करा लेता है, उसको कोई भी एजेंट आता है और बोलता है, एक नॉर्मल प्रैक्टिस, ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास कि वो उसको कोई खुदा न खास्ता कैंसर डायग्नोज हो गया, या उसको किडनी फेलियर डायग्नोज हो गया, और अब डॉक्टर ने कहा कि ये 1 साल या 6 महीने चलेंगे, और उन्होंने पॉलिसी करा दी। तो ये भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, और उसमें आते हैं इस तरह के केसेस, बिल्कुल आते हैं, ताकि इसी नहीं, अमूमन हमने फिल्मों में और कहानियों उसी में नहीं, देखा, नहीं, ऐसे बिल्कुल ऐसे केसेस हैं यही तो इंसाफ है ना। यहीं पे तो आके कि कंपनी वाला अगर गलत है तो उसको उस लेवल पे लाया जाए कि नहीं, कंप्लेनेंट की बात आप माने, और अगर कंप्लेनेंट गलत है, बैंक्स जो आजकल कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी इसमें बड़े बड़े इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं। बैंक्स जो है, लोग ये समझते हैं कि शायद बैंक ये प्रोडक्ट बेच रही है और ये एसोसिएट है बैंक के साथ, लेकिन वहां पता चलता है कि सेपरेट वो एक काउंटर लिया हुआ है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के लिए, और बैंक के साथ उनकी सेटिंग है आपके प्रीमियम के हवाले से, कमीशन के हवाले से। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि बैंक डेस्क जो है वो एक इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, बैंक की वो पॉलिसी नहीं है। जनरली लोग जो बैंक डेस्क से लेते हैं वो ये समझ के लेते हैं, या उनको ये बताया जाता है कि ये पॉलिसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, और क्योंकि ईयर्स एंड ईयर्स का एक्सपीरियंस बैंक का, किसी का 20 साल का अकाउंट होता है, किसी का 30 साल से अकाउंट होता है, वो ये समझता है कि मैं ये फलाने बैंक से ले रहा हूँ तो मैं इधर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और बाद में उसको पता चलता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद कि ये मैंने तो इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली थी। और इंश्योरेंस पॉलिसी तो बेसिकली आपका जो लाइफ कवरेज दे रही होती है, आपको इन्वेस्टमेंट, पहला काम उसका इन्वेस्टमेंट करके डबल करना नहीं है, पहला काम आपकी लाइफ को हेज करना, सिक्योर करना है। इंश्योरेंस इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ढूंढने जा रहे हैं। इंश्योरेंस कवरेज बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा। फिर दूसरा ये कि मैं नाज़रीन को वैसे बताते चलूँ, क्योंकि हमारे एक कलीग हैं, उन्होंने कुछ सेविंग की और बैंक में गए और अपना पैसा डिपॉजिट किया। हर महीने वो कुछ मेरे ख्याल से 10, 12, 15 हज़ार अपने बचत करते थे।
तो किसी ने बड़े अच्छे उनको सब्ज बाग दिखाए कि आप इस बैंक की ये प्रोडक्ट है, ये इंश्योरेंस कंपनी की, ये ले लें, इसके बाद आपका पैसा जो है वो डबल हो जाएगा उसमें। एनीवे वो एक उनको अप्रिशिएट इसके ऊपर किया कि जनाब कुछ इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं, सेविंग तो हो रही है वहाँ पे, बट बाय द एंड ऑफ द मैच्योरिटी 5 साल की वो प्रोडक्ट थी और 5 साल बाद देखा कि वो उन्होंने 15 लाख शायद जमा कराए थे और उसमें उनके सिर्फ 8 या 10 लाख रह गए थे, क्योंकि वो जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो म्यूचुअल फंड में की थी और म्यूचुअल फंड वो था जो इक्विटी मार्केट का था और वो मुसलसल मार्केट गिर रही थी, तो वो आपने बैंक ने बताने की भी जहमत नहीं की कि जनाब आपका जो पैसा वो डिप्लीट हो रहा है या आपकी पैसा जो है वो कम हो रहा है। ये सारी चीजें क्या अगर रेफर करें तो आप लोग देखेंगे उनको? जी बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं, हमारा काम ही यही है। और उसको जो भी लीगली उसमें डॉक्यूमेंट्स करके चले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुबशिर नईम सिद्दीकी साहब, डीजी वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब। और अब देखना यही है कि लोगों में कॉन्फिडेंस आए, पाकिस्तान की मुल्क की तरक्की में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करें, और एक ऐसे वक्त में कि जब लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मसला है तो वहाँ पर इंश्योरेंस जो है, चाहे वो आपकी अपनी ज़िंदगी के हवाले से हो, अपने कारोबार के हवाले से हो या अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो, उसकी बड़ी इफादियत और अहमियत है। तो इसी हवाले से वफाकी इंश्योरेंस मुहतसिब जो है ये भी अपना किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। हमेशा कहा जाता है कि कुदरती और मादनी वसाइल से माला माल है। अगर माला माल है तो फिर सबसे बड़ा मसला क्यों है, हम पीछे क्यों रह गए, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल लेकिन मईशत कंगाल, इसका जिम्मेदार कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब हम बात करते हैं कि जनाब इतने बड़े बड़े कुदरती वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, मादनी वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, तो क्या ऐसा क्या है कि वो तमाम ममालिक जो हमसे कहीं आगे निकल गए अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, हम इतना पीछे क्यों रह गए? इसके ऊपर इंसाइट लेंगे। मीर खुदा बख्श मरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक निगरां वज़ीर मादनियात रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कम देखा ज़रूर है उन्होंने, क्योंकि बहुत शुक्रिया मरी साहब, आपके वक्त बहुत कम मिला, आपको 7-8 महीने मिले, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन इस हवाले से क्या रही, आपकी फाइंडिंग्स क्या रही कि जनाब जब हम कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज से रिच जो है वो कंट्री है पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं कर पाए। आज तक हम वो थर का कोयला जो है वो अपने वैसे ही लेकर बैठे हैं, इसके अलावा रेकोडेक है और दूसरे, अभी तक उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। क्यों? देखें, सबसे पहले तो आपने जिस तरह का बचपन से सुनते हुए आए, तो हम जब छोटे थे हम भी यही पढ़ते थे, जब बड़े हुए और जब मिनिस्ट्री मिली, उससे पहले भी मुझे इन चीज़ों की काफ़ी हाव नाव थी, लेकिन मिनिस्ट्री में मैं काम का मौका मिला। तो मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखें, हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सिर्फ लोगों को ये पता है कि एक रेकोडेक है, एक थरकोल है, फलाना, ये 3-4 ले दे के हमें पता है। बेसिकली ये नहीं है। मिनरल्स आपको देखें काम करने का एक तरीका होता है। अगर आपका स्टूडियो तो आप हर डिपार्टमेंट को अलग अलग रखते हैं। तो मेरा कहना ये है, और जो मैंने अपने टेन्योर में काम किया और ये मॉडल मैंने ही पेश किया, जिसके ऊपर अभी SIFC काम कर रही है, अभी इस वक्त भी काम कर रही है, वो मॉडल SIFC ने अपनाया जो मेरा बनाया हुआ मॉडल। अच्छा, जी हाँ। क्या है वो मॉडल ये था कि मैंने कहा सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट वाइज हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिवाइड करें किस किस डिस्ट्रिक्ट में मिनरल है और कहाँ कहाँ है, मैपिंग, प्रॉपर मैपिंग कहाँ कहाँ है, कितनी कितनी है, किस किस क्वांटिटी में है, किस क्वालिटी में है, और उसकी जो है क्वालिटी की मिकदार क्या है, उसके बाद उसकी नेशनल मार्केट में क्या वैल्यू है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या वैल्यू, उससे कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं और किस प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो इसमें ये तो बहुत एक्सटेंसिव किस्म का जियोलॉजिकल सर्वे। बिल्कुल। तो इसमें क्या रिपोर्ट्स इसकी आई हैं? तो अब मैंने अपने टेन्योर के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें करवाई हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में तमाम डिस्ट्रिक्ट में ये तो हमने आइडेंटिटी किया कि यार यहाँ ये मिनरल्स और इतने हैं, और ग्रेनाइट को मैंने उठाया तो ग्रेनाइट पर कोई काम नहीं हो रहा था। अब मैं आपके सवाल का मुख्तसर से जवाब दूंगा। काफ़ी हद तक हमारे पाकिस्तान में रिसोर्स का लोगों को पता है और डिपार्टमेंट को पता है और गवर्नमेंट को पता है, लेकिन मसला क्या होता है कि हम लोग जब अपोजिशन में गवर्नमेंट में होते हैं तो हमारे जितने भी चहीते होते हैं हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे रहे होते हैं, हमें कुछ मिल रहा होता है, सीधी बात है। तो वो जब मिनिस्ट्री को या लोगों को जिन हुकूमत में बैठे होते हैं उन्हें जब अपना हिस्सा आ रहा होता है तो वो लोग ये चीज़ बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो एक तो पैसा उन्हें यहाँ से मिलता है, और मोस्टली ऐसे काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनकी बाहर फैक्ट्रीज़ हैं,
वो मतलब यहाँ से तो रॉ में एक्सपोर्ट कर दिया ना, रॉ में एक्सपोर्ट किया, और बाहर भी उनकी फैक्ट्रीज हैं, या बाहर फैक्ट्री नहीं तो कम से कम पार्टनरशिप है, वहां से भी प्रोडक्ट बनता है, वहां से भी कमाया जाता है। ओके, मतलब यहाँ से आपने कोई भी मिनरल जो है वो रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बाद वो वहां पे अपना प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह लगा के बैठे हैं और वैल्यू एडिशन के वो पैसे कमा रहे हैं। वहां पे भी कमा रहे हैं, यहाँ पर भी कमा रहे हैं। अब यहाँ पर आपने 1 एकड़ सिर्फ 500 रुपये सालाना कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ, गवर्नमेंट को 1 एकड़ के 500 रुपये मिलते हैं। अब उसमें से आप सोना निकालें, चांदी निकालें, जो निकालें आपकी, तो वाह, ये है हमारे यहाँ। नहीं तो ये असल जिम्मेदार कौन हुआ फिर इसका? हुकूमत है। ये इन लोगों की नीयतें सही नहीं है, जो मिनिस्ट्रीज के अंदर बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, नीयत सही नहीं। तो कोई तो देखने वाला होगा। मतलब आपने देखा देन उसके बाद क्या? अब क्या हम ये समझें कि SIFC जो है वहां पे जाके चीजें सारी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, सही हो जाएंगी? क्या बुनियादी फर्क होगा फिर SIFC में और इस कन्वेंशनल चाल में हमारी? देखिए, SIFC को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जब तक कि आप टेक्निकल लोगों को नहीं लाएंगे, एक्सपर्ट्स को नहीं लाएंगे, जिसका जो काम है, वहाँ तो ये काम हो रहा है SIFC के अंदर। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, देखिए ग्राउंड पे भी आपको वो बंदे चाहिए होते हैं, हमारे यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी जो रिपोर्ट देती है SIFC उसी को पुट करती है। अच्छा, SIFC कितनी इन्वेस्टिगेट करती है? आप मुझे बताएं किस हद तक उनकी इन्वेस्टिगेट है? कितने यहाँ पर जो SIFC में सारे बैठे हैं, कितने मिनरल्स के बारे में पता है? कितने किस हद तक पता है? उन्हें क्या पता है किससे क्या प्रोडक्ट बनता है? उस लेवल पे नहीं जा सकते। एक SIFC पूरे ग्राउंड को नहीं देख सकते। लेकिन एक बुनियादी जो मकसद था वो तो यही था ना कि जनाब आप पाकिस्तान के अंदर कॉर्पोरेट फार्मिंग लेकर आ जाइए, आप एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको बूस्ट करें, आप अपने मिनरल्स जो हैं उनको बूस्ट करें और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। बाय द वे ये पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आ रही है तो फिर वो जाहिर है कि दे आर कमर्शियल एंटिटीज़, उनको जहाँ पर अपना फ़ायदा नज़र आएगा वो अगर इस तरह से देख रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगा के और रॉ मटीरियल यहाँ से ख़रीद कर ले जाएँ, वो फ़ायदे का सौदा, वो तो उनका कमर्शियल इंटरेस्ट है ना। ये तो हमारी यहाँ की पॉलिसी मेकिंग है ना सारी। हम तो आपको पता है कि IPPs लगा के बैठे हुए आज रो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। देखिए सर, मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा, आपको सारी मेरे ख्याल में कहानी समझ आ जाएगी। आप रेकोदेक को ले लें, आपने रेकोदेक की बात की, थरकोल को ले लें। थरकोल सिंध का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आप जाके देखें लोकल लोगों को क्या मिला, उससे आपने कितनी बनाई, आपने उससे कितनी बिजली बनाई और कितनी लोगों को प्रोवाइड की, और क्या आपको उसका फीडबैक मिला आपके सामने? 0/0। वहां पे हमने देखें दोनों चीजें देखी ना, जो शुरू में वो चल रहा था आपके अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, वो तो खैर उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। देन उसके बाद ये जो ओपन पिट माइनिंग का था ये हुआ। अच्छा, अब हमने कवर किया सारा कि जनाब थर के अंदर से कोई पता नहीं कितने हजार टन जो है वो कोयला प्रोविन कोल जो है मिला। आज बात यह है कि पाकिस्तान में अगर एक आम सारिफ के लिए महंगी तरीन बिजली है पूरे रीजन में, पूरी दुनिया में, तो क्या फायदा फिर ऐसे कोयले का? भाई वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, ये टोटल मैं आपको जुमलों में अगर कहूँ तो इस डिपार्टमेंट में भी खुल के करप्शन हो रही है। खुद को और अपने लोगों को नवाजा जा रहा है, इसके अलावा इसका कोई आज भी माइंस एंड मिनरल्स में। और अगर माइंस और मिनरल्स पे तवज्जो दी जाए तो ये तमाम शोबों का मैं कहूँगा फादर है। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपके सामने अगर लैपटॉप पड़ा हुआ, अगर आपके कैमरे हैं, आपकी टीवी, LED, तमाम मिनरल्स की बुनियाद है। आपका स्ट्रक्चर बिल्डिंग जो खड़ा हुआ है इसके अंदर आयरन है, आयरन ओर है, आपके अंदर जो आपकी सीमेंट बनी हुई है, लाइमस्टोन है, लेटराइट है, ये तमाम इस चीज़ों से बनी हुई है, सीमेंट तक। अब इस इंडस्ट्री, अब आपको पता है लाइमस्टोन हम लोग फीट टन इंडस्ट्रीज को क्या दे रहे हैं? 8 रुपये 42 रुपये हम जो है उनको टन दे रहे हैं। और जो है 1 टन के अंदर तकरीबन आप 40 बोरियां बना रहे हैं, और इस वक्त बोरी आप 1400-1500 रुपये में बेच रहे हैं। मतलब आपने कोई 45,000 की चीज़ बेची और गवर्नमेंट को उस पर मिला 48 रुपये। अंडरग्राउंड प्रॉफिट जा रहा है। हाँ, गवर्नमेंट को फिर सबसे बड़ी मुखालफत जो है, देखें फिर एक होता है गठजोड़ होता है। मिसाल के तौर पे अगर मोटी मोटी बात लें कि जनाब पाकिस्तान अगर थर का कोयला निकाल लेता, पाकिस्तान अगर एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट हो जाता, तो ये इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो पाकिस्तान के अंदर कमर्शियल जनरेटर्स वगैरह मौजूद हैं, जो पाकिस्तान में ये सारे, मैं आपकी माजरत बात काट रहा हूँ, मुझे पता है इंटरनेशनल कंपनीज को किसने यहाँ काम करने दिया? हमारी अपनी गवर्नमेंट है। जब वो आते हैं काम करने के लिए बिला लॉस आते हैं, अपना प्रॉफिट, जाहिर सी बात है कंपनी आती है अपनी प्रॉफिट के लिए आती है, वो सही काम करने के लिए आते हैं। हम उन्हें क्यों भगाते हैं? हम उन्हें इसलिए भगाते हैं क्योंकि हमारे जो ठेकेदार है वो बेरोजगार हो जाएंगे। अगर वो बेरोजगार हो गए तो हमारा किचन कैसे चलेगा?
उस पर तो हमने कभी आज तक काम नहीं किया, और बल्कि हम उनको रोकते हैं। आप बताएं पाकिस्तान में मिनरल के ऊपर कितने इंटरनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं और किस लेवल पे? नहीं, मैंने तो अब तक कोई ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी भी उस तरह से नहीं देखी जो आप बात करें कि जनाब हर इलाके की अपनी मैपिंग हो। और वहाँ मैंने किया मॉडल, इस पर अभी SIFC काम कर रही है। ओके, इसी के ऊपर चले विद परमिशन एक छोटा सा ब्रेक मैं लेना चाहूंगा। नाज़रीन, हमारे साथ मीर खुदाबख्श मरी साहब मौजूद हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। मीर खुदाबख्श मरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, एक केयर टेकर गवर्नमेंट का अव्वल तो वो मैंडेट नहीं होता, फिर उसके वक्त भी कम होता है, लेकिन अच्छी बात है कि आपने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देखी और बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी जो आपका मुशाहिदा है और उसके बरखिलाफ़ चीज़ें इस वक्त जो देख रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है? क्या हमेशा से जो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ा कहा जाता है जनाब, वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो भी एक बहुत बड़ा हर्डल है, लेकिन उसके बाद जो दूसरा बड़ा एक जो हमारे यहाँ रेड टेपिज्म है, जो ब्यूरोक्रेटिक हमारा कल्चर है, जो फरसुदा निज़ाम है, ये बहुत बड़ी रुकावट है पाकिस्तान में। देखिए क्यों ऐसी सोच है? पाकिस्तान को क्यों नहीं सर्व करते? देखिए बात ये है कि ब्यूरोक्रेसी कितनी भी है, चाहे मैं उसमें छोटे से लेके ऊपर तक बात करूँ ना, ये तमाम से खदमात ली जाती हैं हुकूमत की। अगर वफाक की बात की जाए तो वफाक अपनी ब्यूरोक्रेसी से अपनी खिदमात लेती है, अगर सूबों की बात की जाए तो वो अपनी खिदमात इनसे वसूल करते हैं, चाहे वो आपके DCs हों, चाहे आपके SP हों, चाहे आपके पुलिस हों। हमें धरनों में भी वो काम आते हैं, हमें प्रोटेक्ट में वो काम आते हैं, किसी को रोकने टोकने में हमें वो काम आते हैं, हमें अपने चीज़ों के लिए काम आते हैं। हमने कभी उनको प्रोफेशनली काम करने दिया ही नहीं, हमने कभी उन्हें छोड़ा ही नहीं, हम उन्हें थ्रेड कर रहे होते हैं। अगर आप हमारी नहीं मानोगे तो आप यहाँ से थर के किसी एक कोने में पोस्ट होकर चले जाओगे। ये तो हमारे यहाँ आलम है। तो जब सियासतदान हुए ना फिर मसला, तो मैं वही तो बात बता रहा हूँ ना, है ही सियासत। जो पॉलिटिकल एलीट है वो अपने मफाद में ब्यूरोक्रेसी को चलाती है, और जब वो डर जाते हैं तो फिर वो फाइलें छोड़ देते हैं, जैसा पीछे हुआ हमने देखा। इंसान है, हम इंसान है। देखिए ब्यूरोक्रेसी में जो बैठा हुआ है वो भी इंसान है, आप उन्हें थ्रेड करते हैं, वो उसकी एक्सेस क्या है? लेकिन वो इंसान है, लेकिन वो एक थोड़ा सा रिफाइंड इंसान है, वो पढ़ा लिखा इंसान है, वो समझबूझ उसमें ज्यादा है, वो पढ़ा लिखा है CSS। और उसमें अगर आप देखें सर, अगर वो क्या करते हैं, कितने ऑफिसर ऐसे हैं जिन्होंने काम करने की कोशिश की, आपने उनका तबादला करके फेंक दिया, आपने उनके ऊपर झूठे केस बना दिए, आपने उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दिया, आपने उनको करप्शन में डाल दिया। आपने तो लास्ट हमने देखा था ना कि ब्यूरोक्रेसी ने फाइलों पे साइन करना छोड़ दिया था, पीछे हट गए थे इसी डर खौफ की वजह से। ऐसे। तो फिर ये जो हमारे सियासतदान हैं, जो मतलब बड़ा एक वो होता है जनाब, इतने लोगों को हमने रोजगार दिया, फिर इतने हमने पुल बना दिए और इतनी सारी चीजें बना दी, ये क्या है? सर आप देखें किस चीज़ से बनाए। मैं आपसे पूछूं, इस वक्त आपने एक बात की थी कि मुल्क की मईशत की बात की थी। इस वक्त हम लोग तकरीबन 7,500 अरब हमारी जो है, बल्कि हम मकरूज हैं, मतलब हम हर बच्चा मकरूज है पाकिस्तान का, ठीक है ना, नस्ल, मतलब हम हमारे ये हालात है। और इस वक्त आप देख लें तकरीबन 2000 बिलियन से ज़्यादा का जो है आपके गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस है, और आप मज़ीद अगर आप प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं या रोड या रास्ते बनाते हैं, आप उनके अंदर भी देखें तो कॉन्ट्रैक्ट पे आपने क्या किया हुआ, उसमें भी आपके कॉन्ट्रैक्टर मौजूद हैं। आप स्कूल बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर मौजूद हैं, आपके रोड देखते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है। ले दे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, आप मुझे बताएं कभी किसी न्यूट्रल बंदे को मिला सिवाय 4, 5, 6 जो बड़ी कंपनीज़ हैं, और उन कंपनीज़ के किस किस से ताल्लुकात हैं आप भी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, और वो पैसा अल्टरनेट कहाँ जाके पहुँचता है। उसमें भी अगर एक बराए नेम, बराए नाम एक आपको दिया जाता है कि हम तरक्की या हम सहूलियात दे रहे हैं, लेकिन उस सहूलियात के अंदर भी अपना मफाद पोशीदा है, टोटली अपना मफाद पोशीदा है। और आप ये बताएं जितनी भी सड़कें बनी हैं, आप कराची टू हैदराबाद मोटरवे, मेन हमारा मोटरवे, आप हालत देखें उसकी, आप सड़क के बीच में जाएंगे तो आपकी गाड़ी वो स्लिप होना शुरू हो जाती है। ये तो आपका हाल है। नहीं तो ऐसे में हम नौजवान नस्ल को कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान की, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कर लिया है, लेकिन ये भी है कि जनाब वो शऊर के नाम पर गुमराह भी हुए, लेकिन ये जो ऑनलाइन अर्निंग और ये जो एंगेजमेंट्स हैं, कम अज़ कम उनमें अपने दमखम के ऊपर खड़े होकर वो हुकूमत से क्लेम नहीं कर रहे। ये और बात कि जनाब आप हुकूमत उनको अब VPN के चक्कर में और फायरवॉल के चक्कर में जो है वो कमाने भी नहीं दे रही है, उधर भी मसाइल है। सर ये भी नौजवानों की अपनी हिम्मत है। आप
यूरोप चले जाएं, आप दूसरे ममालिक चले जाएं, वो अपने नौजवानों को प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और उनकी यूथ तभी आगे निकलती है। हमारे यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, यूथ को 0/0 सपोर्ट है। उसके बावजूद भी फ्रीलांस या IT का जो सेक्टर है, बैठ के यहाँ लोग बेचारे कमा रहे होते हैं, अपनी मेहनत आप कर रहे होते हैं। नौजवानों को हमेशा डाइवर्ट किया गया, पॉलिटिकली मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। उनको एजुकेशन में आप देखें, आपने एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है, वो बेचारा कहाँ जाएगा, लेकिन वो फिर भी मेहनत करता है, गवर्नमेंट स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियां, डिग्री हासिल करता है, अपनी मेहनत अपने हाथ तक पढ़ता है और थोड़ी बहुत चीजें। मनी साहब, मैं तो बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ प्रोग्राम करने के मूड में था, आपने तो बड़ा मुझे मायूस कुन सूरत हाल बता रहे हैं आप मुझे। कोई तो मतलब टनल के दूसरी तरफ कोई तो रोशनी होगी। टनल के एक है, टनल के क्या रोशनी है? मुझे सुबह किसी ने एक पूछा था सवाल, तो मैंने उसको एक जवाब दिया था। देखें, हमारे मुल्क में अगर आप चाहते हैं बेरोजगारी खत्म हो, अगर आप चाहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो, आप चाहते हैं मायूसी खत्म हो, आप चाहते हैं आपस के झगड़े खत्म है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, 3 बंदों को या 4 बंदों को एक सीट पर बिठाना होगा। मौलाना, जरदारी, इमरान, इनको कहें, इमरान साहब कह दें कि मुझ में मियाँ साहब ने, जरदारी साहब में, और मुझ में, इमरान में, जरदारी, कोई फ़र्क नहीं, तमाम पार्टीज़ की वो ख़त्म किया जाए, तमाम के परचम ख़त्म किए जाए, एक झंडा पकड़ें पाकिस्तान का। खुदा की कसम, आप ऊपर नफरत काश कि ये सोच सब में आ जाए ना। आप ऊपर नफरतें, अगर आप ऊपर नफरतें ख़त्म करेंगे, नीचे खुद ब खुद नफरतें ख़त्म हो जाएंगी, जंगें ख़त्म हो जाएंगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगा, सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त आपको क्या लगता है, ये जो हुकूमत की जंगें लड़ते हैं, ये 6-6 महीने, 8-8 महीने पहले इलेक्शन की तैयारी करते हैं, ये क्या आपकी और मेरी खिदमत के लिए अपनी रातों को नींदें हराम करते हैं? ऐसा कैसा? एग्जैक्टली, मैं तो यही कह रहा हूँ, ये 3-4 जो नाम लिए, तो ये खुद सोचे ना, ये खुद सोचें कि किसको किस तरीके से सर्व करना है, पाकिस्तान को, रियासत को आगे कैसे लेके चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर खुदा बख्श मरी, अपनी तमाम तर तल्ख लेकिन हकीकत पसंदाना और सच बातों के साथ हमारे साथ मौजूद थे। तल्ख हकीकत ज़रूर है, लेकिन कोई ना कोई वे आउट भी होना चाहिए, आगे बढ़ने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।